अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाबा ये देखें, ये सही है। वो अंडे की प्लेट उनके सामने रखते हुए बोली थी। ये तीसरा अंडा था जो वो बना रहे थे। ठीक है, ये अंडे को देखते हुए बोले थे। उन्होंने उसे हाफ फ्राई अंडा बनाना सिखाया था, जबकि वो हाफ की बजाय पूरा फ्राई करके ले आती थी, जो कि वो बिल्कुल नहीं खा सकते थे। ये अंडा उसने तीसरी ट्राई में सही बनाया था। बाबा आ बीना, मुझसे तो ये अंडा ही नहीं टूटता है। वो नाराज होती हुई अपनी कुर्सी पर बैठी थी और जग से गिलास में ऑरेंज जूस निकाला था। अंडा नहीं टूटता तो अपने घर क्या करोगे? वो परेशान नजरों से देखते हुए बोले थे, क्योंकि वो खाना बिल्कुल भी ना बना पाते थे। कुकिंग में बिल्कुल जीरो थे। भाई पापा, ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा, मैं बता रही हूँ। आपको ऐसा लड़का देखना होगा जो खाना बनाकर मुझे खिला सके और खुद भी खा सके। वो जूस पीते हुए बोले थे। मतलब आप तुम जॉब करोगी और वो घर संभालेगा, यही कह रही हो ना? वो हैरत से बोले थे। हाँ, बिजनेस पा रही हूँ, बिजनेस ही करूंगी ना। आप काफी समझदार हैं। सामिया खुश होती हुई बोलती। मतलब हद होती है। मेरी बेटी अब इतनी नासमझ है कि वो जॉब करेगी। तुम्हें पढ़ाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर हवार होती फिरोगी। औरत घर से बाहर जब निकलती है जब कोई अशद जरूरत होती है। मैं नैरो मैरिड नहीं हूँ, लेकिन यही हमारा दीन कहता है। वो उसको न जाने क्या समझाना चाह रहे थे, क्योंकि जॉब जॉब करती रहती थी। बाबा आप ये क्या कह रही हैं? उसे बुरा सा लगा था। यही कि नेक्स्ट वीक एक फैमिली को इनवाइट किया है, तुम्हें देखने आएंगे वो लोग। माइंड को सेट कर लो बेटा, वो नवाला मुंह में रखते संजीदा से बोले थे। सामिया को अपने बाबा अभी काफी पढ़ाई से लगे थे। बाबा को क्या जल्दी है इतनी? अभी तो मेरा थर्ड सेमेस्टर ही है। यूनिवर्सिटी में बैठी वो यही सोच रही थी। मुझे तो अब तक किसी ढंग के बंदे ने प्रपोज नहीं किया, वरना उसका बहाना बनाकर ही रहाई मिल जाती। इब्राहिम साहब जी, सुबह की कही हुई बात पर वो मुस्तकिल सोचे जा रही थी। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती सही उसे खुद को तैयार करना था। कल रात के बाद उसका दिल बुझ सा गया था। बुरहान के ऑफिस से जाने के बाद वह कमरे से बाहर तक ना निकली थी, बल्कि नाइट रूम में बेड पर लेटी रही थी। आरजू बेगम कमरे में उसको देखने आई थी। फिर उसे बाहर में भनकता हुआ देखकर टेंशन में बुरहान को कॉल की थी कि वो उसे डॉक्टर के लेकर जाए, लेकिन बुरहान साफ गोई से उन्हें मना कर चुका था। आरजू बेगम का बुरहान का यह रवैया मारिया के लिए ठीक न लगा था। खुद ही डॉक्टर को कॉल करके उसे मेडिसिन खिला कर गए थे। बहुत ही इंसिस्ट करने पर भी उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था। वो हमेशा की तरह 5 बजे ऑफिस से लौट आता था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि 9 या 8 बजे से पहले नहीं आएगा। तब भी वो शादी के बाद आज 8 बजे के बाद घर आया था। ये क्या वक्त है घर आने का बुरहान? आरजू बेगम हारन की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई थी। उनके लहजे में नरमी की बजाय शदीद गुस्सा था। माँ, ऑफिस में काम बहुत था, चाहते हुए भी अब जल्दी नहीं आ सकता। सियाकोट के बटन खोलता वो आम से अंदाज में बोला था। तुम्हें कितनी कॉल्स की कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम्हें कहाँ ध्यान है अपनी बीवी या जिम्मेदारी का? माँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं आ सकता था। ऑफिस बैग उठाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। मजीद लेक्चर सुनने की सकत उसमें न थे। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करने के बाद उसने लाइट चलाई थी। बैग सोफे पर रखता हुआ वहीं पर बैठ गया था। पैर पर विक नजर डाल चुका था। झुककर शूज उतारते कोट उतारकर सर पर रखा था। अब वो टाई की नाट ढीली करता हुआ बेड की तरफ गया था। कमल को गर्दन तक लिए वो हाथ पेड़ पर रखे बेसुध सी सूरत थी। एक हाथ पर आकर उसके माथे को छुआ था और फिर एकदम पीछे किया था। ओ माय गॉड, बेसाता उसके मुंह से निकला था। तब वो बेड पर उसके पास बैठकर कमल हटाने लगा था। हाथ पकड़कर उसके नंबर टटोली थी जो हद से ज्यादा स्लो डाउन थे, जबकि सांसें भी मध्यम से चल रही थी। वह असल मैन में परेशान हुआ था। दोबारा कमर ढककर पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को उसने खुद से ही कॉल की थे। बेड पे बैठी वो सोचों में गुम थे। जब उसे जामन के आने का मालूम हुआ था, वो जैसे उसके बराबर में आकर दराज हुआ था, वो सोचों से निकल चुके थे। सुबह जामन कराची के लिए रवाना होने लगा था। जामन को लगा शायद वो उसी के बारे में हद से ज्यादा पोजेसिव हो रही है या उसी बारे में सोच रही है। खुद नहीं आऊंगा तो तुम्हें बुला लूंगा, डोंट वरी। उसका हाथ थामता हुआ बोला था। इट्स ओके, मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी जो मर्जी करें। गले में फंसते हुए आंसू को अंदर धकेलते हुए आंखें झपकी थी। कब से वो खुद पर जब्त किए बैठे थे। रूड हो रही हो अब तुम। वो चाहता था उसे हंसता हुआ छोड़ता जाए। आई एम फाइन। अपना हाथ नरमी से उसके हाथ से निकालती बोली थी। नजरें सामने दीवार पर अटकी हुई थी। मूड तो ना खराब करो ना आज की रात, फिर कल से तुमने अकेले ही रात गुजारनी है। कम ऑन बीवी। एक हाथ की बजाय अब उसके दोनों हाथ पकड़ता हुआ उसे खुद की तरफ झुकाकर बोला था। एक तो मैं इस कदर परेशान हूँ और आपको हर वक्त अपने मूड की ही अपनी हवाइश की लगी रहती है। बिना डरे व परेशानी के आलम में हो तो एक बार फिर से चिड़वाती बोलती। यार, मतलब समझ नहीं आती, मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो? क्या मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारी सोच पर काबू होने के लिए, जो फजूल सी परेशानी को सोच सोच कर खुद को हलकान करती रहती हो?
वो लेटे से अब उठ बैठा था और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला था। हयाम की पलकें झुकी हुई थी जबकि लब मुस्कुराए थे। उसके चेहरे पर लम्हे में गुलाब से खिले थे। मैं परेशान इसलिए थी कि अब इस तरह से मुझसे बातें कौन करेगा, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। पहली दफा उसकी आंखों में शरारत सी झलक रही थी। जामिन के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट ने जगा ली थी। इट्स ऑल ओके, मेरे लिए परेशान होना तुम पर फर्ज है। मेरे लिए परेशान होना तुम पर फर्ज है, वो हंसा था जबकि हयाम मुंह खोले उसे देख रही थी। ये तो चीटिंग है, वो हैरत की जाती से आंखें फैलाती हुई घूरती हुई बोली थी। और फिर ये क्या है जो तुम वक्त जाया पे जाया किए जा रही हो। वो बमें उचकाकर उसके दोनों बाजू पकड़ता हंसा में लेते हुए बोला था। क्या मतलब, मैंने कौन सा वक्त जाया किया है आपका? घबराती हुई ललचाती हुई बोली थी। लम्हे में ही वो हजर सी हो गई थी। बीवी, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी बातों पर मत रहा दिया करो, कभी अपनी मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर भी करके दिखाया करो। उसे अलग होता थोड़ी सी उसका चेहरा ऊपर करके वो मुस्नुई हफ्की से बोला था जबकि हयाम की गिनहरी पल के रुखसार पर साया फकन हुई थी। क्या चाहती हैं आप? वो हार मानते हुए बोलती। मालूम था कि वो बहुत ही जिद्दी है, अपनी बात पर अमल करवाना अच्छी तरह जानता था। यहाँ 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 और यहाँ मोहब्बत से बड़े मैं निशान चाहता हूँ। जब हयाम ने नजरें ऊपर की तो जामन भरपूर संजीदगी से पहले आंखों पर और फिर गालों पर और फिर अपने सीने पर, उसके बाद वो अपने लब्बों पर उंगली रखता हुआ सीरियस से लहजे में बोला था, जिसका मतलब ये था कि वो रायत के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। हयाम को एकदम शाम सा सूंघ गया था। चेहरे का रंग फाक हुआ था। वो सोते ही बेहोश होने वाली थी। चलो शुरू हो जाओ, फिर मुझे भी शुरू होना है। अभी उसके लहजे में संजीदा बिल्कुल भी संजीदगी थी। बड़ी मुश्किल से वह हयाम के चेहरे के रंगों को देखने के बाद अपनी मुस्कुराहट जब्त कर पाया था। नहीं, वो सर नफी में हिलाते हुए घबराहट से बोलते। उसके हाथ और पाँव शदीद ठंडे होने लगे थे जबकि चेहरे पसीने की बूंदें इस सर्दी में भी चमक उठी थी। व्हाट? फिर से बोलो। नहीं। जामन का उसको ना कहना बुरा नहीं लगा था। वो इतना तो जान गया था कि काफी रिजर्व सी शर्मीली सी लड़की है। आजकल की लड़कियों की तरह उसमें जरा सी बोल्डनेस ना थी। बिल्कुल साफ शिफाफ और मासूम सी थी। लेकिन किसी तरह से जिद करने का मौका भी वो हाथ से जाने नहीं देता था और अब भी यही हुआ था। जामन ने उसके कमर पर हाथ डालकर अपने करीब मुकाबल किया था कि वो जो पहले से घबराई हुई थी मजीद घबरा सी गई थी। अब भी उसकी गुर्बत से ऐसे ही परेशान होती जैसे पहले होते थे। चलो मेरा बच्चा, मैं इंतजार में हूँ। का मेरी बीवी खुद मेरे पास आकर कहेगी कि सुनो जी, आज मूड में हूँ। वो सारी तमीज की हदें पार करता हुआ बोला था। जामिन, वो रोहानसी हुई थी। किसी तरह उसकी गिफ्ट से निकलकर इस मंजर से गायब होना चाहते थे। व्हाट जामिन, तुम मुझे इनकार कर रही हो? इनकार की सजा तुम्हें सौ से भी ज्यादा बुरी लगेगी। तुम्हें यहाँ से ही बेडरूम से निकाल दूंगा या इस खिड़की से नीचे लॉन में पटक दूंगा या तुम्हारा हाथ पकड़कर छत पर इस कपकपा देने वाली ठंड में छोड़ाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो आपकी बात तेजी से बोला था और हयाम उसका गुस्सा अच्छी तरह से महसूस कर चुके थे और उसकी सजाएं सुनकर तो वो वाकई में कपकपा गए थे। आंखों में नमी लिए उसे जामने की तरफ इल्तिजाई नजर से देखा था। बामुश्किल उसकी आंखों पर अपना नाजुक मुलायम सर्दी से पड़ता हुआ ठंडा हाथ रखते वो अपना चेहरा मजीद जामन के चेहरे के करीब लेकर गई थी और हल्की शेप से बड़े हुए उसके गालों पर धीरे से अपने नाजुक गुदास गुलाबी लब रखे थे। इसी तरह उसने उसके दूसरे गाल पर भी किस की थी। अब उसने अपने हाथ जामन के हाथों से जामन की आंखों से हटाए थे। वो दूर होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाए थे क्योंकि अब तक जामन की सब गिरफ्त में थे। जामिन ने आंखें वार करके उसके चेहरे को देखा था जहां उसकी आंखें झुकी हुई थी। मजा नहीं आया और अभी सिर्फ तुमने यहाँ ही किस की है, वो उसको बागौर देता हुआ बोला था। तब हयाम ने उलझी हुई नजर से को दे देखा था। क्या मतलब? उस पर मजीद घबराहट तारी थी। मतलब ये कि दोबारा ट्राई करो बीवी, वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बोला था लेकिन हयाम को अंदर तक तपा गया था। हयाम को पहली बार उस पर गुस्सा आया था। उसको टॉर्चर करने के अलावा जैसे उसके पास कोई काम ही नहीं था। वो एकदम गुस्से से उसके हाथ कमर से हटाती बेड से खड़ी हो गई थी और फिर बेड से नीचे उतर गए थे। मैं खुद छत पर चली जाती हूँ अपनी सजा भुगतने, क्योंकि मुझे ये मजे देने नहीं आते। आपको खुशी, सुकून और राहत मिलती है मुझे टॉर्चर करके। जा रही हूँ मैं, वो तेज आवाज में कहती हुई दो पट्टी की चप्पल पाँव में रेसती हुई बोली थी और गुस्से से कहकर मुड़ गए थे। जामिन का उसके बाद उनका जोरदार कहका काबू पाने के बावजूद भी कमरे में गूंजा था। हयाम ने मुड़कर भी कोई जजरी नहीं ली थी। वह रुकना ही नहीं चाहती थी यहाँ। उसे पहले कि दरवाजा खोलकर बाहर निकलती जामिन ने उसे आड़े हाथों लिया था। एटलीस्ट मुझे शुरू होने दो। उसके बाजू में बढ़ता हुआ वो आंख दबाकर शरारत से बोला था जबकि हयाम का चेहरा मजीद सुरख सा हो गया था। तुम मुझे मजे नहीं दे सकती लेकिन मैं तो देख सकता हूँ ना। वो अब उसको बेड पर लटाता हुआ उसके कान में झुककर सरगोशी करता हुआ बोला था और हयाम के बदन में कपकपी स्टार्ट हो गई थी। कितना बेपाक था वो। सामने ने महसूस होकर मजे से उसके चेहरे पर बिखरे हुए रंग देखे थे। ऐसा महसूस हुआ था कि उसके जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर आ बिखरा हो। आज यू इंटरेस्टेड ना, वो मजीद से जिद करते हुए बोला था और हयाम ने अब उसे अपनी आंखें दिखाई थी। हर बार वो उसे इसी तरह उसकी मर्जी जरूर जानता था, ना चाहते हुए भी
وہ اتنا اس کے بارے میں سینسیٹیو سا ہو گیا تھا کہ اس کو ذرا سی تکلیف دینے کے بالکل بھی حق میں نہ تھا۔ نہیں، وہ غصے سے بولتی، بٹ میں تو ہوں انٹرسٹ۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا اور کمل اپنے اور اس کے اوپر پوری طرح سے ڈانپ لیا تھا۔ دوسرے دن ویبا پھر سے اسی جگہ پر اسی مقام پر تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا بالکل نہ آیا تھا، اپنی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ کافی خفیانہ طریقے سے یہ بار کلب اس نے اپنی حراست میں لیا تھا۔ اب وہ سکون سے اس کلب کے مینیجر کی سیٹ پر بیٹھا مسکراتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں پر کل وہ لڑکی جسے آفت کاری تھی اس کے سامنے تھی۔ ڈارلنگ کم ہیئر، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ وہ سب کو اریسٹ کروا چکا تھا۔ پورے کلب میں جتنے کپلز یا نوجوان پارٹی تھے وہ سب اس کی حراست میں تھے، جبکہ اس کلب کے مینیجر ورکرز کو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیچ چکا تھا۔ مختصر یہی کہ اب اس کلب میں وہ لڑکی اور صرف وہ خود تھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، وہ رسانیہ سے بولتی، اندر ہی اندر وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کل تو تمہاری یہ حسین سرخ لب، یہ قیامت جیسا سراپا، یہ خوشبو جیسا بدن صرف میرا تھا۔ اب وہاں پر بیٹھ کے کیوں مجھے ترسا رہی ہو؟ دھارام چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے سر تا پار دیکھتا ہوا بولا تھا، کیا کام ہے یہ بتاؤ؟ وہ دو بدب بولی تھی، کام تو کچھ نہیں ہے، لیکن تم ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اب وہ کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا شرط؟ وہ گھبرائی تھی۔ شرط بعد میں، فی الحال تم میرے ساتھ چلو روم میں۔ ڈارلنگ کل کا وعدہ یاد ہے نا؟ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اٹھاتا ہوا بولا تھا اور اسے لے کر کلب سے باہر چلا گیا تھا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ بات لے کر کچن میں آ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا شاید کہ وہ کچن میں کچھ بنانے کی غرض سے آئی تھی، چاہتی تھی کہ کچھ اسپیشل اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ اب تک اسے زامن کے لیے کچھ نہ کچھ کیا تھا، یا اسے موقع ہی نہ ملا تھا اور نہ ہی زامن اسے کچھ کرنے دیتا تھا۔ وہ خود بھی کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے بور سی ہو چکی تھی۔ زامن آج جا رہا تھا اور کچن میں کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بنائے، تب تانیہ بیگم کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کک نہیں آیا آج کیا؟ فریج کی طرف بڑھتی دودھ کا پیکٹ نکالتے بولی تھی۔ حیام کو پہلی دفعہ ان نے یہاں پر دیکھا تھا اور چونکنا تو بنتا تھا نا۔ پتہ نہیں ماں حیام نے مشکل سے صحیح لیکن منہ سے یہ لفظ نکالے ضرور تھے، جبکہ تانیہ بیگم رخ موڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ماما کہنے پر وہ مزید چونک گئی تھی۔ نائس آف یو، لیکن اب کو خیال آ گیا کہ یہاں پر کوئی ماں ٹائپ کی چیز بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ دودھ 2 گلاسوں میں ڈالتے وہ نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ میرا مطلب صاف اور سیدھا ہے، اگر میں نے آپ سے بات نہ کی تو آپ نے مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ میری ناراضگی زامن سے تھی، آپ سے نہیں۔ دودھ کے گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے اب فلیور ان میں ڈال رہے تھے کہ دودھ کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ ایسی بات نہیں، ایکچولی میں ہیزیٹیٹڈ ہو رہی تھی بس، اور ویسے بھی آپ سے ڈر بھی لگتا ہے مجھے۔ وہ کوکنگ ریج پر ہاتھ جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ بہرحال آپ ڈرا نہ کریں، ایزیلی جب دل چاہے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اب یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ کو کال کرواتی ہوں، وہ آ جائے گا تو ناشتہ ریڈی کر لیں گے خود، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کا گلا تھپتھپا کر ذرا سا مسکرائی تھی، لیکن میں خود بنانا چاہتی ہوں آج۔ آپ کک کو منع کر دے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں زامن، اور پھر آپ کے ڈیڈ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہی ہیں، سو آپ نہ کریں۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آئی پرامس، وہ یقین سے بولتی۔ اچھا پھر میں یہ ملک دے کر آتی ہوں عدیل کو، پھر ہم دونوں مل کر بنا لیں گے، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ حیام کو لگا تھا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بہرحال وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ بھرپور نیند لے کر وہ دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھیں کھول کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر دیکھ رہا تھا جہاں کا حصہ خالی تھا۔ او مین سرپرائز، ذرا سا سو کر بھی جلدی اٹھ گئی ہے، وہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ بے احتیاطی میں اس نے حیام کا تکیہ اٹھایا تھا اور اس پر ایک کس کی تھی، ساتھ میں اس کی بسی ہوئی خوشبو خود میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ صحیح، اس کا تکیہ ہی صحیح۔ کمل ہٹاتا ہوا کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس وقت اس نے بلو جینس پر وائٹ پلین شرٹ پہن رکھی تھی، دراز سے نکال کر گھڑی کلائی میں باندھی تھی اور خود پر اچھا خاصا پرفیوم چھڑکا تھا۔ ابھی وہ تیاری ہو رہا تھا جب فون پہ بیپ ہوا تھا۔ پرفیوم کی بوتل وہ ڈریسنگ پر واپس رکھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تھا جہاں اس کا اور حیام کا فون ساتھ ہی رکھے ہوئے تھے۔ اپنا موبائل چیک کرنے کے بعد اس نے حیام کا موبائل ہاتھ میں لیا تھا۔ ویسے وہ کبھی اس کا موبائل ہاتھ میں نہیں لگاتا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے کھول لیا تھا اور یہ وجہ موبائل کا بجنا تھا۔ نوٹیفکیشن دے کر اس نے پہلے واٹس ایپ آن کیا تھا جس میں وجہ کا کوئی میسج تھا۔ واٹس ایپ بند کرنے کے بعد اس نے فیس بک کھولی تھی کیونکہ اسی ہی کی نوٹیفکیشن سکرین پر شو تھی۔ نہ جانے کون ٹیگ کرتا رہتا ہے تمہیں۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ کر باقاعدہ چیک کرنے لگا تھا، لیکن ہوش میں تو تب آیا تھا جب میسیجز کی رنگ ٹیون ہوئے تھے۔ اسکرین کی ٹاپ پر نوٹیفکیشن میں وہ بیچنے والے کا نام پڑھ چکا تھا۔ ماریا کا نام پڑھ کر وہ چونک سا گیا تھا۔ اس کا دھیان اس طرف گیا تھا کہ حیام اس سے رابطے میں ہے۔ پہلی فرصت میں سب چھوڑ کر
उसने मैसेजेस ऑन किए थे, मारिया की चैट खोली थी, मारनी का मैसेज सीन किया था, जबकि मारिया की भेजी हुई ये देखकर वो तंजिया मुस्कुराया था। ओह, सो मिल गया तुम्हें तुम्हारा बढ़ान। वो पिक को देखकर मुस्कुराया था। चैट बैक करके उसने और नीचे देखा था और सेकंड नंबर की चैट देखकर और एकदम से खड़े से उठ गया था। व्हाट द हेल, वो गुस्से से चिल्लाता और जैसे जैसे वो चैट ऊपर करता जा रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। हयाम, वो एकदम तेज से बिना अपने गुस्से से काबू किए चलाया था। हयाम जो किचन में काम कर रही थी उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल भी ना उछली थी, क्योंकि इतनी नीचे आवाज बिल्कुल नॉर्मल से आई थी। वो काम छोड़कर ऊपर ही आई थी। नाश्ता वैसे भी वो रेडी कर चुकी थी। गुड मॉर्निंग। वो कमरे का दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई थी। अभी वो सामान का मूड बिल्कुल भी जज ना कर चुकी थी। वो चलते हुए उसके पास आई थी। ये सब क्या है? तुम कैसे इस घटिया शख्स से बातें कर सकती हो, और वो भी इतनी चीप बातें? वो मोबाइल उसके सामने करता दर्श लहजे में बुलाया था और हयाम ने अपना मोबाइल उसके पास देखा था और अब चैट देखकर उसके पैरों से जमीन से निकल गए थे। वो बेयकीन नजरों से सामने की तरफ देखने लगी थी और सर नफी में हिलाया था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हयाम, बताओ क्या सच है? वो जरा देर में ही पूरी चैट प्लस आईडी को सर्च कर चुका था और अब देखकर उसका मुंह खोल उठा था। मुझे नहीं पता, वो हिकलाई थी। मुंह में जैसे सारे अल्फाज रह गए थे और बाहर आने से निकाल थे। व्हाट द रबिश, अब तुम मुझे धोखा दोगी, मुझे चीट करोगी, मैं हमारी पर्सनल्स अब सबको बताओगी जाकर। तुम जानती भी हो क्या करती हो तुम। उसके रेशमी बाल मुट्ठी में लेकर वो आंखें निकाल कर चलाया था। जामिन, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से इस कदर सफाकी लहजे पर आंसू निकल आए थे और अब जामिन ने जिस साथी से उसके बाल पकड़े थे उससे बर्दाश्त ना हुआ था। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो हयाम, उसके बेदर्दी से छोड़ते हुए वो बोला था और हयाम अपना बैलेंस काबू ना रख पाई थी। इस कदर झटके से बेड पर वो उल्टी गिर चुके थे। ये मेरी नहीं है, बिलीव मी। वो सराय से बेड से उठती हुई उसकी तरफ बढ़ती। उसे जैसे सुकून जैसे महसूस हुआ था कि उसे सब कुछ इस वक्त छीना जा रहा है। तुम्हारा यूजर नेम है ये, मुझसे झूठ नहीं कहो, और जो सब तुमसे बातें की है ना इस घटिया नीच शख्स से, वो सब तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? तुम्हारे अलावा उसे कौन बता सकता है हमारे बारे में? वो वापस से उसे बेड पर दिखा देता हुआ बोला था और उसका मोबाइल उसके पास बेड पर फेंका था। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं किया। वो चीखती हुई रोती हुई बोली थी, लेकिन सामन को कुछ फर्क ना पड़ा था। न जाने इन कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी अक्ल काम करना बंद हो गई थी। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, जो देख रहा हूँ ना वही कह रहा हूँ। वो थक कर बेड पर बैठा था तो सर नीचे झुका लिया था। चेहरा उसका सुर्ख बेहद सुर्ख हो रहा था, जबकि चेहरे के तासरत काफी हद तक खतरनाक बिगड़े हुए थे। जामिन, आई लव यू रियली। वो उठी थी मजीद उससे आगे कहती, लेकिन जामिन की सुर्ख आंखों ने से बोलने से मना कर दिया था। वो एकदम सहम से गए थे, धड़कनें मुंतशिर हुए थे। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए ऐसा मत देखे मुझे। अब उसके सामने घुटनों के बल बैठी जोर जोर से रो रहे थे। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? सबसे छुपा कर तुम्हें अपने पास रखा कि कोई भी अपनी गलत निगाहें तुम्हें ना दे सके, लेकिन तुमने मुझे ही मेरी ही नजर से गिरा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसको दिखा देता हुआ उठा था, अपना बैग उठाया था। जामिन आपको बताना चाहती थी सब। जमीन से वो उठती हुई माता से हिलाती हुई अटक अटक कर बोलती, लेकिन वो तो कमरे से निकलता चला गया था। अडवानी से आंसू उसके चेहरे पर फैलते जा रहे थे। क्या एक बार फिर उसकी जिंदगी इसी मोड़ पर आ गई है? क्या एक बार फिर से वो उजड़ गई है? क्या एक बार फिर से उसने खुद को बर्बाद कर लिया था? कितनी खूबसूरत रात थी कल की, और इसके बरक्स इतना बदसूरत दिन। वो खिलस कर रह गए थे, घुटनों के बीच सर्दी वो रोती चली गई थी। ये भी ख्याल ना रहा था कि उसके पीछे चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन था कि इस तरह तक छोड़कर ना जाएगा वो उसे। बैग लेकर वो सीधा डाइनिंग एरिया में आया था। मॉम, डैड, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वो वहां पर टेबल पर आया तो सब वहां पर ही मौजूद थे। डैड की तरफ झुकता हुआ वो बोला था, नाश्ता तो कर लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? तानिया बेगम आगे बढ़कर बोलती, करता जरूर करता, लेकिन अब उसकी कमी पूरी हो गई है। फ्लैट लेट हो रही है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोला था, हयाम ने सुबह जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, इस तरह जाओगे ना बिना किए तो उसे बुरा लगेगा। तानिया बेगम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से जा रहा था। कब से हयाम को वो मेहनत करता देख रही थी। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है, जरा देर बैठो। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? वजिया उसकी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। वो इमोशनल हो जाती है, उसे डिस्टर्ब ना करना तुम। भले रात में ही बात कर लेना, अभी उसे डिस्टर्ब ना करना। वो अपसेट है मेरे जाने की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जामुन से साफ लफ्जों में तनबिया करता हुआ बोला था। अपनी तरफ से कमाल का बहाना वो बना गया था। ओके ओके, ऑफिस से आके ही मिल लूंगी। वो सारा सबाब में हिलाती हुई बोलती, जल्दी आना आपकी बार, ओके, ख्याल रखना। अदिल हमदानी अपनी कुर्सी से उठकर उसे गले लगाते हुए बोले थे, जी डैड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वो बामुश्किल मुस्कुराकर बोला था, ओके माम, सी यू सून।
उसका माथा चूमकर बोला था और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया था। बेटूनी गेट पर पहुंचकर उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार थे। मुड़कर उसने पीछे देखा था, वो नहीं आई थी। बैग नीचे रखकर वो अंदर की तरफ भागा था। उसके कदम वापस रूम की तरफ थे। उसे लगा था कि कीमती चीज छोड़कर जा रहा हो। जब वो कमरे में आया तो घुटनों के बल जमीन पर बैठी वो कारपेट को ताक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक तारीकी सी छाई थी। एक तारीकी सी वाकया थी जो कुछ देर पहले हुए वाकये की वजह से थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हयाम ने उसके ब्लैक और सिल्वर दाढ़ी वाले जॉगर्स को अपने करीब देखा तो झटके से उठ खड़ी हुई थी। धोखा दिया आपने, इल्जामात लगाए हैं मुझ पर, दो कौड़ी का करके रख दिया तुमने मुझे। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। अपने मकसद के लिए सिर्फ मुझे खुद से करीब किया। मोहब्बत के झूठे दावे करते जा रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मेरा दिल टूटेगा तो मुझ पर क्या असर पड़ेगा। हजियानी अंदाज में उसके मुकाबले खड़ी उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते रोते हुए सुरख आंखों समेत शिद्दत से दर्द से चिल्लाए थे। जामिन दम बहुत डराया गया था। पहली दफा उसके रद्द-ए-अमल से डरा था। जस्ट शट अप, मुझे मौका न दो कि मैं हाथ करास करूं अपने, या तुम्हें और लोगों की तरह तुम पर हाथ उठाऊं। कोई इल्जामात नहीं लगाए तुम पर। दो कौड़ी का नहीं किया, जमीन से आसमान पर बिठाना चाहता हमेशा। कौन सा मकसद, कैसा मकसद? क्यों शादी करूंगा तुमसे? कौन से मेरे मिशन तक पहुंचाना है मुझे? उसे जरा सी देर में पागल करके रख दिया तुमने। उसके हाथ अपने कॉलर से हटाता हुआ वो गुस्से से लेकिन दबी दबी आवाज में बोला था। हयाम हैरत से फटी आंखों से उसको देख रहे थे। एंड लास्ट थिंग, अपने दिल को इतना नाजुक या खुद को इतना कमजोर ना बनाओ कि हर कोई तुम्हारा दिल तोड़कर जा सके। यूनिवर्सिटी रेगुलर जाती रहना, बाय। उसे बेड पर बिठाता हुआ वहां से चला गया था। रुको, वो तेजी से उसके पीछे भागे थे, लेकिन वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया था, वो पागल सी हो रहे थे।